बेटा एम के डी कैट की केमिस्ट्री के अंदर आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले हम एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या थर्मोकेमिस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम 4 कंपोनेंट्स को डील कर रहे होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इस ब्रांच का रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। अब जाहिर है अगर कम टाइम में ज़्यादा रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा टाइम में कम रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन की स्पीड कम है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन या तो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। थर्ड वन जो कि केमिकल काइनेटिक्स के अंडर तो आता है, इसी तरह से थर्ड और फोर्थ वन जो है वो केमिकल काइनेटिक्स के अंडर तो आता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, इंटर के ना ही एम के डी कैट के। सो वो आपसे कह रहा है मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन कैन प्रोसीड। वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करता हुआ रिएक्शन अपने आप को प्रोसीड करवा रहा है। फिर आपके पास लास्ट है कि ऑप्टिमम कंडीशंस टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, वो कौन कौन सी बेस्ट कंडीशंस हैं कि जिससे हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम मिले। जैसे वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, वो कितना प्रेशर होना चाहिए, वो कौन सा कैटलिस्ट होना चाहिए कि हमारा रिएक्शन बेस्ट हो बिल्कुल। सो वो सारी कंडीशंस कहलाती हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। सबसे पहले इनमें से हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। अच्छा, अब हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो रेट है वो किसके बराबर है, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब डेल्टा कंसंट्रेशन और पर यूनिट टाइम। तो कितने टाइम में कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन है। अच्छा, फिर इसी को अगर हम यूनिट वाइज देखें तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। सो इसकी अगर हम यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम इसे फर्दर आगे लेके जाएं तो बेटा मोल पर डीएम क्यूब बराबर होता है मोलैरिटी के। तो इसकी जगह हम एक यूनिट तो इसकी ये सेट हो गई मोल पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड, और एक यूनिट इसकी क्या होगी, क्योंकि मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी के बराबर होता है और डिवाइड में सेकंड है, तो एक यूनिट इसकी हो गई मोलैरिटी पर सेकंड। अच्छा, इसी वाले केस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल और डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा तो ज़ाहिर है क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो मोल डीएम क्यूब इन्वर्स और एस इन्वर्स। और अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, एम एस इन्वर्स। सो ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है। अब अगर इसी डेफिनेशन के अंदर मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को डिस्कस करूं तो बेटा अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और कंसंट्रेशन एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। कैसे, जाहिर है कि अगर रिएक्शन इस वक्त शुरू हुआ है तो टाइम कम है, तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट भी थोड़ा सा ही बना होगा। और अगर मैं थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दूं कि 1 मिनट की जगह 2-3 मिनट पर ले गया रिएक्शन को, तो ज़ाहिर है अब प्रोडक्ट भी ज़्यादा बना होगा। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा बनती है। इसका मतलब टाइम पर प्रोडक्ट की वैल्यू डिपेंड कर रही है, इसका मतलब टाइम पर कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही है। सो अगर हम यहाँ पर इसे समराइज़ करें इस चीज़ को, तो जो हमारे पास टाइम है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। हमारे पास टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन हमारे पास, अच्छा कंसंट्रेशन को आप चाहें तो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। तो कंसंट्रेशन हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब याद रखिएगा कि जब भी हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, जब भी हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर रखी जाती है, ये ग्राफ का रूल है। और डिपेंडेंट क्वांटिटी हम कहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस पर। तो पहले मैं आपसे ग्राफ डिस्कस कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो मैं आपसे रिएक्टेंट के लिहाज से ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ। हमें पता है कि वक्त के साथ साथ अगर एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ए कन्वर्ट हो रहा है बी के अंदर, तो बेटा ए एक रिएक्टेंट है और हमें पता है कि रिएक्टेंट की वैल्यू तो वक्त के साथ साथ कम होगी। हाँ, बी एक प्रोडक्ट है क्योंकि एरो के बाद लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू तो वक्त के साथ साथ बढ़ती है।
तो पहले मैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेटा अगर हम रिएक्टेंट के लिहाज से डिस्कस करें तो एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। इस ग्राफ के अंदर ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूँ, टाइम, और वाई एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, हमें पता है कि रिएक्टेंट की वैल्यू, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूं कि ग्राफ अगर मैं रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूं तो बेटा रिएक्टेंट तो वक्त के साथ साथ कम होता रहता है। जैसे मैं एक मिसाल दूंगा अगर आपको कि 100 ग्राम्स अगर मैंने इसके लिए, तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ 99 रह जाएंगे, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर इस तरह से करते करते ज़ीरो हो जाएगा, और ये शुरू में ज़ीरो होगा और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 100। इसका मतलब वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती है और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। सो रिएक्टेंट की वैल्यू क्योंकि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम ग्राफ को ऊपर से स्टार्ट करें, तो वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो ग्राफ को जैसा स्टाइल का बनेगा। और अगर मैं यही काम विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट पढ़ूँ, एक्स एक्सिस पे अभी भी मैंने अगेन क्या रख दिया, टाइम, और वाई एक्सिस पर हम क्या रख देते हैं, कंसंट्रेशन। तो बेटा प्रोडक्ट तो पहले ज़ीरो था और वक्त के साथ साथ बढ़ गया, तो अब इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ ज़ाहिर है ऊपर की तरफ बनेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ हम कुछ इस तरह से फॉर्म कर रहे होंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अच्छा, अब क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होती है तो बेटा इसे हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, क्योंकि ये कम हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस। या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन, इसे हम कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट तो बन रहा है, तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है। तो बेटा ये तो हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस। अच्छा, इसके अलावा इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम इसके अलावा कह सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। और क्योंकि रिएक्टेंट की वैल्यू वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है, रिएक्टेंट की वैल्यू क्योंकि वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है, तो इसकी रेट के साथ हम नेगेटिव साइन इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब नेगेटिव आर ए, आर ए का मतलब रेट ऑफ ए। और अगर मैं बी की बात करूँ तो प्रोडक्ट तो क्योंकि वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, जब भी तो इसे रेट ऑफ अपीयरेंस कह रहे हैं, तो आप इसे किससे शो करेंगे, पॉजिटिव आर बी से। सो ये थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी और थोड़ी सी नॉलेज थी रिगार्डिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट के लिहाज से। अब रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम एक और टर्म को डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। बेटा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जब भी हमारा रेट जो है वो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए हो, मींस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब अगर हम टाइम को मिनिमम कर दें, बहुत मिनिमम, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लम्हे के लिए रिएक्शन की स्पीड क्या है तो डेट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या एक लम्हे के लिए रेट क्या है तो आप उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सो बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्योंकि टाइम बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि आप एक लम्हे की बात कर रहे हैं, सो वेलोसिटी के अंदर अगेन सेम हम उसी पैटर्न पे काम करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम एक लिमिट का केस भी लगा देते हैं। और लिमिट के अंदर हम क्या शो करेंगे कि जो चेंज इन टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर है, क्योंकि हम काम एक लम्हे के लिए कर रहे हैं। तो बेटा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, ज़ीरो है नहीं, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। अच्छा, फिर कभी भी अगर चेंज बहुत छोटा होता है, या तो चेंज अगर बड़ा है तो उसके साथ हम डेल्टा लगाते हैं, लेकिन कभी भी अगर चेंज बहुत छोटा होता है तो याद रखिएगा उसके लिए हम एक स्पेशल कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं, डेट इज़ डेरिवेटिव। तो अगर मैं आपसे वेलोसिटी की बात करूं तो बेटा वेलोसिटी किसके बराबर होगी, क्योंकि मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर हम एक लम्हे की बात करें तो एक लम्हे के अंदर तो बहुत ही छोटा सा फ़र्क आएगा कंसंट्रेशन के अंदर, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय डेरिवेटिव ऑफ टाइम। अच्छा, अब आपने एक बात ये याद रखनी है कि जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के।
सो क्योंकि ज़ाहिर है देखें, अगर आप कम रिएक्टेंट को यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है रिएक्शन भी कम होगा, स्पीड कम होगी रिएक्शन की। लेकिन अगर आप रिएक्टेंट ज़्यादा यूज़ करेंगे, केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है रिएक्शन भी जल्दी जल्दी हो रहा होगा। क्योंकि अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे, देखें अगर आप केमिकल ज़्यादा लेंगे तो पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा टकराएंगे, और उसी की वजह से तो रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो जब भी हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। सो अगर मैं आपसे रेट की बात करूं, दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी की, तो बेटा डी एक्स बाई डी टी, अच्छा या तो आप आर लिख दीजिए या आप डी एक्स बाई डी टी लिख दीजिए। तो डी एक्स बाई डी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे ज़ाहिर है उतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन भी होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इक्वेजन को हम कंसिडर करें, एक इक्वेजन है a प्लस बी, और वो मिलके बना रही है कोई ना कोई प्रोडक्ट, ठीक है, और इसके ज़ाहिर है कोई ना कोई नंबर ऑफ़ मोल्स भी होंगे, उसे हम शो कर रहे हैं ए से और बी से। तो बेटा इस पे जब मैं डी एक्स बाई डी टी का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो डी एक्स बाई डी टी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के, तो अब एक रिएक्टेंट है ए, तो एक तो आपके पास आ जाएगा ए, और एक रिएक्टेंट है बी, तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी की। अच्छा, और यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, पावर। तो इसी तरह से बी के ऊपर बी की पावर आ जाएगी। और हमें पता है कि जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर हम एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। जब भी हम एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट। सो इसी तरह से डी एक्स बाई डी टी में भी जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ज़ाहिर है क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, तो बेटा इसकी भी एक रीज़न है। वो रीज़न मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास एक बॉडी अटैच हुई हुई है स्प्रिंग से, और मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा जैसे ही आप इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। इसका मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। देखिए अगर मैं फ़ोर्स को बढ़ाऊँ, इसको खींच दूँ, तो देख लीजिए फोर्स बढ़ाने से लेंथ भी बढ़ गई। चलें और खींच के दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इसको और खींचूँगा ज़ाहिर है फोर्स बढ़ाने से लेंथ और बढ़ गई। करते 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 मैं उसे इतना खींच दूँगा कि ये वायर ही बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब आपने इसे इतना खींच दिया कि वायर बिल्कुल सीधा हो गया। अब मुझे बताइए, अब अगर मैं इसे खींचूँ तो क्या लेंथ बढ़ेगी? अब अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो क्या लेंथ बढ़ेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वायर ही बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। इसका मतलब अब फोर्स बढ़ाते जाइए लेकिन लेंथ क्या रहेगी? सेम। तो बेटा जो भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशंस होते हैं वो एक ख़ास वक्त तक काम करते हैं, एक ख़ास लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद वो काम नहीं करते। सो कांस्टेंट में उस की लिमिट होती है कि वो रिएक्शन कहाँ तक काम करेगा। इसलिए जब भी हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब कुछ बातें हैं यहाँ पर नोट करने वाली, वो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा। बेटा इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं रेट इक्वेशन, या फिर हम इसे कहते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये कंप्लीट इक्वेशन कहलाती है रेट इक्वेशन, ठीक है, और या फिर हम इसे कह रहे होते हैं रेट एक्सप्रेशन। सेकेंड आ जाइए, ये डी एक्स बाई डी टी आपके पास क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। देन ये के आपके पास क्या कहलाता है? रेट कांस्टेंट। इसके अलावा ये जो ब्रैकेट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? दीज आर द एक्टिव मासेस। ये क्या कहलाते हैं? एक्टिव मासेस। तो इन्हें भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक्टिव मासेस। अच्छा, अब कुछ बातें जो आपने याद रखनी थी बेटा, वो क्या याद रखनी है? ये जो के है रेट कांस्टेंट, ये सिर्फ डिपेंड करता है, इट्स ओनली डिपेंडेंट ऑन, ये सिर्फ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बस, और ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अब इसी के लिहाज से मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेटा अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो दोनों के अंदर इस के की वैल्यू डिफरेंट तरीके से डिपेंड करेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा अगर एक एंडोथर्मिक का केस है तो बेटा एंडोथर्मिक के केस के अंदर टेम्परेचर का जो रिलेशन है केस है वो डायरेक्टली है। इसका मतलब केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर मैं
एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो K यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये वो आपसे पूछ सकता है, फेडरल बोर्ड के अंदर मेंशन है ये बात। अच्छा, फिर दूसरी बात यहाँ पर ये जो A और B हैं, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स जो कि रिएक्शन के इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। सो अगर मैं इस A प्लस बी की बात करूँ तो A प्लस बी क्या है बेटा? A प्लस बी इज़ द सम ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ रिएक्टेंट्स याद रखिएगा, इट इज़ अ सम ऑफ रिएक्टेंट्स डेट इन्वॉल्व इन रिएक्शन और इन रेट इक्वेशन। तो बेटा ये वो रिएक्टेंट्स का सम है जो कि रिएक्शन की रेट के अंदर इन्वॉल्व हैं, और याद रखिएगा कि ये सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सम क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस सम को हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ है मॉलिक्यूलैरिटी, वो भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सम ऑफ रिएक्टेंट्स और सम ऑफ एक्सपोनेंट्स डेट इन्वॉल्व इन रेट इक्वेशन। तो जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनकी सम इक्वेशन के अंदर क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 4 होता है। सॉरी, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3। तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम कितना होता है? 3। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि नॉर्मली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 तरह का होता है। एक होता है 0 ऑर्डर, एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, एक होता है सेकंड ऑर्डर, एक होता है थर्ड ऑर्डर। तो बेटा ये तो बात हो गई सिंध बोर्ड की, लेकिन जब आप फेडरल बोर्ड पढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ और भी ऑर्डर्स डिस्कस किए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सूडो ऑर्डर। तो अब हम एक एक करके सारे ऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा चलें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इनको। बेटा सबसे पहले साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एक और क्वांटिटी होती है डेट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। सो हम एक तरह से मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर डिफरेंस कर लेते हैं, देन फिर हम अपने दोबारा रेट कांस्टेंट पे जाएंगे और फिर हम दोबारा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स पर आ जाएंगे। सो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ़िलहाल मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या फ़र्क है। बेटा मॉलिक्यूलैरिटी, एक बात, कभी भी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होती, हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी या 1 होगी। अच्छा, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। एक डिफरेंस तो ये हो गया। बेटा मॉलिक्यूलैरिटी को अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इट इज़ द ग्रेटर देन और इक्वल देन इट इज़ द स्मॉलर और इक्वल देन 3। तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो हमेशा या तो 3 होगी या फिर 3 से कम होगी। 3 से ज़्यादा कभी मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। अच्छा, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक इक्वेशन है A प्लस बी प्लस सी और मिल के बना रहा है एक प्रोडक्ट, तो बेटा मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल हम ऐड कर देते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम कहते हैं कि हाँ ये मॉलिक्यूलैरिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ कि A प्लस 2B और फिर C, तो अब अगर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? तो 1 + 2 और +1, तो ये कितने हो गए? 4। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 4 है। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? हमें इतनी बात पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट से। अच्छा देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कभी भी इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमें लाजमी एक्सपेरिमेंटल डेटा की नीड होती है। अब फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें क्या पता लगता है, एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है कि B की वैल्यू को बढ़ाने से क्या रिएक्शन पर कोई फ़र्क पड़ा? अगर रिएक्शन पर फ़र्क पड़ता है तो वो काउंट होगा। फॉर एग्जांपल A की वैल्यू मैंने कम ली थी तो रिएक्शन की स्पीड स्लो थी, मैंने A की वैल्यू बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ गई। तो हाँ, A पर रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। मैंने B की वैल्यू बढ़ाई लेकिन रिएक्शन की स्पीड पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो मैं समझ गया कि नहीं, B ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से जब मैंने C की वैल्यू बढ़ाई तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ गई। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। किस किस पे? एक A पर और एक C पर।
अच्छा, क्योंकि बी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो बी पर हम ज़ीरो मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, तो बेटा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? देखिए यहाँ कुछ नहीं तो वन है, तो 1+1+0+1, तो बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड ऑर्डर। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर हम सिर्फ उन्हीं रिएक्टेंट्स को डिस्कस करते हैं या उन्हीं रिएक्टेंट्स को हम काउंट करते हैं जिनकी वैल्यू को चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो। यही फ़र्क है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मॉलिक्यूलैरिटी के अंदर। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ आ गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को तो अभी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं आपको लेके जा रहा हूँ वापस के की वैल्यू पे। एक एक्सप्रेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि dx/dt इक्विवेलेंट टू के, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। चाहें तो आप इनके ऊपर नंबर ऑफ मोल्स भी डाल दें, लेकिन फिलहाल अभी हमारा नंबर ऑफ मोल्स से कोई काम नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सोचिए, इफ़ अगर कंसनट्रेशन गिवन जो है वो 1 है, इफ़ ए एंड बी इज़ इक्वल टू 1, अगर ए और बी दोनों की वैल्यू 1 है तो अब क्या होगा? देखिए अब क्या होगा कि dx/dt इक्वल के ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो गया कि dx/dt किसके बराबर आ गया? के बराबर। ओहो, अगर dx/dt की वैल्यू एग्जैक्ट के के बराबर है तो उस के को, उस रेट कांस्टेंट को, अब हम रेट कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, अब हम उसे बोलेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। वो कहलाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो बेटा रेट कांस्टेंट हमें मालूम करना है, हम डायरेक्ट डेटा बना देते हैं, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फिर वो कह रहा है ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बेटा रिएक्टेंट की वैल्यू, इसका मतलब रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? एक ए है और एक बी है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू, ए और बी दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 ईच, आगे लेके भी दे दिया। और फिर वो आपसे कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसका मतलब ये क्या हुआ? dx/dt। तो बेटा फॉर्मूला बहुत आसान सा है कि dx/dt बराबर होता है k, और a की जगह पे जाहिर है a और b की जगह पे b। क्योंकि हमें रेट कांस्टेंट मालूम करना है, k मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे? k के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं अरेंज करूं तो क्या होगा? ये a और b मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब dx/dt डिवाइडेड बाय a की कंसंट्रेशन और b की कंसंट्रेशन। k के लिए फॉर्मूला बन गया। चलिए आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बेटा dx/dt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.1 और b की वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 0.1। अच्छा चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे देखिए। 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ तो बिल्कुल एज इट इज़ ही आएगा। देन 0.1 है, तो बेटा अगर पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻⁴। क्योंकि हम पॉइंट को कहाँ लेके जा रहे हैं? राइट साइड पे। जब भी हम पॉइंट को राइट साइड पे लेके जाते हैं तो वैल्यू कम होती है, तो कम हो गई, इसका मतलब माइनस में आ गई। इसी तरह से इसकी भी 0.1 की जगह जब हम इस पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। चलिए आगे चलिए। तो 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। इसी तरह से यहाँ पे 1 और 1, तो ये तो 1 ही आ जाएगा। 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1, तो बेटा जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10⁻⁻⁻ और 1 फिर -1, तो ये हो गया 10⁻⁻²। तो बेटा 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती डिवाइड में। चलें आगे देखिए, ये -2 जब इक्वल की ऊपर, जब -2 जब ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर पर, तो ये क्या हो जाएगा? 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ये -2 जब जाएगा तो उसकी साइन चेंज होगी, तो -4 में से जब +2 जाएगा तो बेटा k की वैल्यू आ जाएगी 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। अब हम इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं। यूनिट में भी कुछ नहीं है, यूनिट को भी देख लीजिए साथ साथ। बेटा यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला बनाया है dx/dt। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बेटा dx/dt की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मोल पर dm³ सेकेंड। और
ए की यूनिट क्या होती है बेटा, केमिकल है, केमिकल की यूनिट होती है मोल पर डी एम क्यूब, क्योंकि कंसंट्रेशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बी की भी यूनिट क्या होगी, मोल पर डी एम क्यूब। तो एक मोल पर डी एम क्यूब से एक मोल पर डी एम क्यूब उड़ा दीजिए, तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, 1/s, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास क्या बचा, मोल पर डी एम क्यूब। तो ये बहुत आसान सा है। अब आप क्या करेंगे, देखें, अब आप जो आखिरी वाली वैल्यू है उसे आप लिख देंगे पहले वाले के साथ, इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जब डी एम क्यूब को चौथी वैल्यू को हम पहले से करते हैं और तीसरी वैल्यू को हम दूसरे से करते हैं, तो जब चौथी वाली वैल्यू 1 से होगी तो आंसर क्या आएगा, डी एम क्यूब, क्योंकि डी एम क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर डी एम क्यूब ही आएगा। और जब मोल एस से होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, मोल इंटू एस। और अगर आप चाहें इसे और सॉल्व करना तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डी एम क्यूब, मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, और सेकंड भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो बेटा इसकी यूनिट है मोल डी एम क्यूब, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं डी एम क्यूब, मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अच्छा, अब यहाँ पर हाथ के हाथ एक और बात याद रख लें बेटा, ये जो रिएक्शन है इसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, इस वजह से हम कंसिडर कर रहे हैं कि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर अगर है तो बेटा सेकंड ऑर्डर की यूनिट आपको पता लग गई है। जब भी सेकंड ऑर्डर होगा तो आपको यूनिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम आपके पास वैसे ही कम होगा पेपर के अंदर, तो डायरेक्ट आप यूनिट लिख देंगे डी एम क्यूब मोल इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता, तो फिर आप क्या करते, तो हाथ के हाथ हम क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट भी निकाल लेते हैं। सो देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ऑर्डर की, तो बेटा dx/dt के साथ सिर्फ एक ही केमिकल होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर मैं आपसे सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, dx/dt इक्वल के एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट। और अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड ऑर्डर, तो बेटा थर्ड ऑर्डर के लिए dx/dt के साथ कितने केमिकल्स होंगे, 3। या पर किसी एक पर स्क्वायर होगा, तो चाहें तो आप किसी एक पर स्क्वायर कर दें, जैसे मैं दोनों तरह से आपको लिख के दिखा सकता हूँ। या तो ये ऐसे होगा और या फिर ये कुछ इस तरह से होगा कि एक वैल्यू पर स्क्वायर है और दूसरी वैल्यू बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी है। तो अब हम एक एक करके देखें, याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट dx/dt की यूनिट मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड होती है हर केस में, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर है, चाहे वो थर्ड ऑर्डर है। इन ब्रैकेट्स की यूनिट सेम है, चाहे फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, मोल पर डी एम क्यूब। लेकिन जो k है, k की यूनिट तीनों के अंदर फ्लक्चुएट करती है, और इस फ्लक्चुएशन को हम देख लेते हैं, यूनिट्स की जो फ्लक्चुएशन हो रही है इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा बेटा, आपको पता है कि यहाँ पर k के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, dx/dt डिवाइडेड बाय a, ये हो गया k के लिए फॉर्मूला। यहाँ पर क्या होगा, dx/dt डिवाइडेड बाय a इंटू b। इसी तरह से थर्ड वाले केस में dx/dt डिवाइडेड बाय a b c। तो तीनों के अंदर मैंने dx/dt का फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब dx/dt की यूनिट हमें पता है बेटा, मोल पर डी एम क्यूब सेकेंड होती है, और a की भी यूनिट पता है हमें क्या होती है, मोल पर डी एम क्यूब। तो देखिए मोल पर डी एम क्यूब से डी एम क्यूब तो कैंसिल हो गया, मोल पर डी एम क्यूब से डी एम क्यूब कैंसिल हो गया। और अगर आप यहाँ देखें तो सिर्फ आपके पास ऊपर से क्या बचा है, 1, और नीचे से डिवाइड में यहाँ क्या बचा है, s, तो इसकी यूनिट आ रही है 1/s। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो s क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए k की वैल्यू यूनिट वाइज नेगेटिव इन्वर्स होती है, s इन्वर्स होती है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर यूनिट निकालूँ तो बेटा dx/dt के लिए जो यूनिट इस्तेमाल हम करते हैं वो होती है मोल पर डी एम क्यूब इंटू सेकेंड, और a के लिए क्या होगी, मोल पर डी एम क्यूब। बिल्कुल इसी तरह से b के लिए भी क्या होगी, मोल पर डी एम क्यूब। तो बेटा मोल पर डी एम क्यूब से डी एम क्यूब उड़ा दीजिए, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे अभी हमने किया। सो यहाँ से आपके पास बचा ऊपर से 1/s और नीचे से बचा मोल पर डी एम क्यूब। क्योंकि अभी मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही करके दिखाया है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ चौथे वाले को पहले से, तो क्या हो जाएगा डी एम क्यूब, और दूसरे वाले को तीसरे से, तो क्या हो जाएगा मोल इंटू सेकेंड। तो बेटा अगर हम इसकी यूनिट जनरेट करें
तो यहाँ पर के की यूनिट क्या होगी, डी एम क्यूब मोल इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाई है, एज इट इज सेम है। थर्ड वाले केस को भी देख लीजिए बेटा, डी एक्स बाई डी टी की यूनिट होगी मोल पर डी एम क्यूब इंटू सेकेंड, और यहाँ पर यूनिट क्या होगी, मोल पर डी एम क्यूब, फिर मोल पर डी एम क्यूब, फिर मोल पर डी एम क्यूब, क्योंकि बेटा केमिकल 3 दफ़ा है। तो मोल पर डी एम क्यूब से मोल पर डी एम क्यूब तो हो गया कैंसिल, यहाँ से आपके पास बचा 1/s, और यहाँ से आपके पास बचा है मोल और मोल, मोल स्क्वायर, और DM3 और DM3, तो बेटा कितना हो गया, DM6। आगे चलिए, आपको पता है पहले वाले को चौथे वाले से, तो DM6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो DM6 ही आएगा, और जब सेकंड वाला थर्ड से होगा तो क्या आएगा, मोल डिवाइडेड बाय मोल -2 और S इनवर्स, और सॉरी मोल स्क्वायर और S। और अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऊपर ले जाऊँ तो DM6 मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल -2, और S ऊपर जाके क्या हो जाएगा, S इनवर्स। तो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट भी मैंने लिख दी, सेकंड ऑर्डर की यूनिट भी मैंने लिख दी, थर्ड ऑर्डर की यूनिट भी लिख दी। अच्छा, आप पेपर में इंतज़ार मत कीजिएगा यूनिट निकालने का, आपको ये तीनों यूनिट्स याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, अब हम एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इसका। वो आपसे कह रहा है फॉर द रिएक्शन F2 + 2Cl2, और मिलके क्या बना रहे हैं, 2FCl2। वो आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, अगेन के मालूम करना है बेटा। व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1, और Cl2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.01, और रेट ऑफ रिएक्शन आपको कितना दिया हुआ है, 1.2 × 10⁻³ तो बेटा डेटा आप नहीं बनाइएगा, इतना टाइम नहीं होता, हम डायरेक्ट काम करेंगे। तो dx/dt इक्वल के, अब दो रिएक्टेंट्स हैं, एक क्या है F2 और दूसरा क्या है Cl2। याद रखिएगा बेटा, ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये पावर बन जाती, तो मैं भी इसको यहाँ पे पावर बना रहा हूँ। उसके बाद अगर मुझे K मालूम करना है तो जाहिर है इस पूरी वैल्यू को उठा के नीचे डिवाइड में फेंक देते हैं, तो बेटा dx/dt डिवाइडेड बाय F2 और Cl2 का स्क्वायर इक्विवेलेंट टू K। चलें अभी करके इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो बेटा dx/dt की वैल्यू देखिए क्या है, 1.2 × 10⁻³ F2 की वैल्यू क्या है, ये दी हुई क्वेश्चन के अंदर 0.1। इसी तरह से Cl2 की वैल्यू कितनी है, 0.01, लेकिन इसका स्क्वायर, बिल्कुल एज इट इज सेम काम किया है। चलें इसको और आगे लेके चलते हैं। तो बेटा 1.2 × 10⁻³ और 0.1 को बेटा जब मैंने बताया था कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, 1 × 10⁻⁻1। मैं दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि अभी बताया है। फिर यहाँ पर देखें तो 1 2 नंबर्स हैं, तो 10⁻² और इसका स्क्वायर। तो ऊपर वैल्यू तो कांस्टेंट है 1.2 × 10⁻³ और नीचे आपके पास क्या है 1 × 10⁻⁻1। और बेटा जब इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और जब हम 10⁻² का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁴। फिर आगे चलिए 1.2 × 10⁻³ एज इट इज़ आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 ही आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 10⁻⁻1 और 10⁻⁴, 10⁻⁵। इस पावर को जब मैं इक्वल की न्यूमरेटर पे ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1.2 × 10⁻³ और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस का 5। इसे अगर मैं और सॉल्व करूं तो बेटा 1.2 × 10⁻³ और प्लस का 5, तो ज़ाहिर है प्लस का 2 बचेगा, और प्लस अगर एक ही वैल्यू में होता है तो फिर हम लिखते नहीं हैं। अब एग्ज़ाम के अंदर आपके पास आंसर 1.2 × 10⁻² अगर नहीं है, ठीक है, तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अगर 10 की पावर आपको हटानी है और अगर 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव में, याद रखिएगा अगर 10 की पावर, ये आपको चैप्टर 1 में और बेहतर क्लियर हो जाएगा कि कब 10 की पावर कैसे हमें सॉल्व करनी है। तो इंशाल्लाह अगला चैप्टर में चैप्टर 1 ही शुरू करूँगा। तो जब भी आप इस 10 की पावर को सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर अगर पॉजिटिव में है तो बेटा पॉइंट इस तरफ जाएगा, ठीक है, और अगर 10 की पावर नेगेटिव होती तो पॉइंट इस तरफ जाता। तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, और अब तो पॉइंट का कोई वो ही नहीं है क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे भी नहीं। अभी 10 की पावर कितनी रह गई 1,
और अगर मैं इस 10 की पावर 1 को भी हटाना चाहता हूँ तो अब तो पॉइंट है ही नहीं। तो बेटा जब पॉइंट नहीं है और 10 की पावर पॉजिटिव में, मतलब पॉइंट को इधर लेके जाना है जो कि है ही नहीं, तो फिर अब ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 120। अब आप 0 बढ़ा देंगे, और क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 थर्ड ऑर्डर। और थर्ड ऑर्डर की यूनिट अभी आपने निकाली है, डेट इज़ DM6 मोल इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स। अब आपने करना ही है कि आपने मुझसे प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स ले लेने, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा इस पर। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि बेटा जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं रेट इक्वेशन के अंदर, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमारे सिलेबस में 6 टाइप्स हैं। ज़ीरो ऑर्डर फेडरल को मिला के, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और इसी तरह से सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो सेकेंड ऑर्डर। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो सेकेंड ऑर्डर जो है वो फेडरल बोर्ड के अंदर इंक्लूड है। सो बेटा अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर तो आप इंटर बोर्ड में बहुत पढ़ के आ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा कि बेटा dx/dt के साथ कोई भी एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरह से अगर सेकंड ऑर्डर की बात करें तो सेकंड ऑर्डर की एग्जांपल क्या होगी कि भाई dx/dt के साथ कोई 2 ऑर्डर होंगे, जैसे एक a है और एक b है, मर्जी आप आगे पीछे लिख दें, या प्रोपोर्शनल का साइन आप नहीं लगाएं, आप इक्वल करके k लिख दें, जैसे आपको सूटेबल हो। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा थर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि dx/dt के साथ आप यहाँ पर 3 काम हो सकते हैं कि या तो a पर क्यूब हो, या फिर क्या हो सकता है कि a पर स्क्वायर हो या b पर स्क्वायर हो, तो 2 + 1 अभी भी थर्ड ऑर्डर आएगा, और या फिर 3 अलग अलग रिएक्टेंट्स होंगे a, b और c, तो अभी भी आपका आंसर 3 आएगा। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी एक पर स्क्वायर होगा, या तो a पर स्क्वायर होगा या फिर b पर स्क्वायर होगा अगर एक वैल्यू होते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर तो आप पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, ज़ीरो ऑर्डर क्या होता है? बेटा ज़ीरो ऑर्डर जो है वो एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर है जिसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं लेके आ रही। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करवाने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जैसे आपने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 6 में पढ़ा होगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के अंदर, कि जब तक हम मीथेन के ऊपर यूवी लाइट नहीं लाते तो क्लोरीन उसमें ऐड नहीं होता। तो पूरा मैकेनिज्म भी था वहाँ पर, तो वहाँ भी हमें लाइट की ज़रूरत थी। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, HCl। इस रिएक्शन को स्टार्ट कराने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लाइट चाहिए। तो बेटा ऐसे जितने भी रिएक्शंस हैं जिन्हें प्रोसीड करवाने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिन्हें स्टार्ट करने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएक्शन है H2 + Cl2, और इसमें जब तक आप UV लाइट नहीं देंगे तो ये HCl नहीं बनाएगा। अब H की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दें, Cl2 की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। रिएक्शन की स्पीड पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो रिएक्शन की स्पीड पर फ़र्क कब पड़ेगा, जब आप लाइट की इंटेंसिटी को छेड़ेंगे, जब लाइट की वैल्यू को छेड़ेंगे। तो जैसी लाइट की वैल्यू को छोड़ते हैं, हाँ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शन से मैं आपको रिलेटेड एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि आपने देखा है कि कभी अगर हमें किसी रिएक्शन को लाइट से बचाना है, हम नहीं चाहते कि भाई उसके अंदर लाइट एंटर हो, तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई एक केमिकल के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन ना हो, तो मैं क्या करूँगा। अब आपको पता है अगर एक चीज़ रखी हुई है और उस पर ज़ाहिर है सूरज की रोशनी तो पड़ेगी या लाइट तो पड़ेगी, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने करना है ये है, आप उसे एम्बर कलर्ड ग्लास की बोतल में रख देंगे। मैं बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
टू प्रिवेंट दिस, और मैं यहाँ तक की गारंटी दे रहा हूँ कि शायद अगर कोई सिर्फ इंटर तक को पढ़ाता है तो शायद उसको ये बात नहीं पता होगी। टू प्रिवेंट दिस फोटोकेमिकल रिएक्शन, बेटा अगर हम चाहते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन ना हो तो आप क्या करते हैं, आप एम्बर कलर ग्लास यूज़ करते हैं, एम्बर कलर्ड ग्लास। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी सिरप की बोतल्स देखी हैं? सिरप की बोतल्स अगर आप देखें तो ब्राउन कलर की होती हैं, वो जो ब्राउन कलर है उसे हम एम्बर्ड कलर कहते हैं। तो हम सिरप की बोतल्स को कलरलेस भी तो बना सकते थे, किसी और कलर की भी तो बना सकते थे, तो उन्हें हमने ब्राउन कलर की क्यों बनाया? तो बेटा उसको ब्राउन कलर का बनाने का रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन ना हो, क्योंकि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है तो हमारी मेडिसिन ख़राब हो जाती है। तो मेडिसिन ख़राब ना हो, उस मेडिसिन के ख़राब होने से बचाने के लिए हमने उसे एम्बर्ड कलर ग्लास की बोतल में रखा है, और जिसके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होता उसको हम सिंपल ट्रांसपेरेंट के अंदर भी दे देते हैं पैकिंग करके। सो ये बात आपने याद रखनी है कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए हम एम्बर्ड कलर ग्लास यूज़ करते हैं। तो बेटा ये रिएक्शन ना ही हाइड्रोजन गैस पर डिपेंड कर रहा है, ना ही क्लोरीन गैस की कंसनट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है लाइट इंटेंसिटी पे। सो हाइड्रोजन गैस तो आएगा लेकिन इसके ऊपर आप ज़ीरो मेंशन कर देंगे, क्लोरीन तो आएगा लेकिन इसके ऊपर आप क्या मेंशन कर देंगे, ज़ीरो मेंशन कर देंगे। अच्छा बेटा, ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड कुछ और बातें भी हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए कि ज़ीरो ऑर्डर का जो रेट होता है, इसका मतलब dx/dt, तो बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इंटेंसिटी के। इतनी देर से मैं इंटेंसिटी कर रहा हूँ, लाइट की इंटेंसिटी कर रहा हूँ, तो अब इंटेंसिटी होती क्या है बेटा? इंटेंसिटी हम कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को, ठीक है। इंटेंसिटी एक तरह से हम कहते हैं लाइट की शिद्दत को। तो बेटा जितनी ज़्यादा लाइट की शिद्दत होगी, जितनी ज़्यादा उसमें से रेडिएशंस आ रही होंगी, उसे ही आप इसका नाम देंगे हाईली इंटेंस लाइट का। और जब भी हाईली इंटेंस लाइट आप यूज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो बेटा रेट अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो ज़ीरो ऑर्डर का जो रेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इंटेंसिटी के ऊपर। इसी तरह से जो dx/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रिक्वेंसी के। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा? फ्रिक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ़ वेव्स पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड के अंदर कितने वेव्स आ रहे हैं। तो बेटा एक सेकंड के अंदर जितने लाइट के वेव्स पास होते हैं हम कहते हैं ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी को हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि बेटा फ्रिक्वेंसी के दरमियान, फ्रिक्वेंसी को या तो आप ऐसे शो करते हैं या फिर हम फ्रिक्वेंसी को ऐसे शो करते हैं। तो बेटा फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो हमारे पास रिलेशन है वो इन्वर्स है। तो इसके दरमियान रिलेशन है कि अगर पार्टिकल की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और अगर पार्टिकल की वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। अच्छा, अब एनर्जी को भी देख लीजिए। तो बेटा एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, बट एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब अगर वेव बड़ा है तो उसकी एनर्जी कम होगी, और अगर ज़्यादा वेव्स आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब पेपर में वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें विजिबल लाइट के अंदर, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास होती है वॉयलेट की। और अगर हम हाईएस्ट वेवलेंथ की बात करें तो बेटा हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड की, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ कि हाईएस्ट लोएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो बेटा लोएस्ट फ्रिक्वेंसी रेड की होती है, और लोएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की होगी। आपने पढ़ा होगा जब भी हम विजिबल लाइट को सॉल्व करते हैं, विजिबल लाइट को ब्रेक करते हैं, तो बेटा 7 तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म में से जब मैं विजिबल लाइट को पास कराता हूँ, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है। ये शायद थ्योरी आपने पढ़ी हो, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो 7 डिफरेंट कलर्स के अंदर ब्रेक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विबग्योर। विबग्योर का वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। वी इंडिकेट करता है वायलेट को, आई इंडिकेट करता है इंडिको को, बी इंडिकेट करता है ब्लू को, जी फॉर ग्रीन, येलो, और फिर ओ फॉर ऑरेंज और रेड। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है
वायलेट की, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। और जो वॉयलेट है उसकी जो वेवलेंथ होती है बेटा वो होती है 4000 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है 7000 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं आपसे बोलूँ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, अगर मैं आपसे बात करूँ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, तो बेटा विजिबल लाइट की जो रेंज है, विजिबल लाइट की जो रेंज है वो कितनी होती है 4000 से लेके 7000 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग तक, ठीक है। और अगर हम नैनोमीटर में देखें तो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। तो बेटा यहाँ पर ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस पढ़ा रहा हूँ फेडरल बोर्ड के। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है स्टेरिफिकेशन की, जो कि आपने पढ़ी होगी। हम उसकी हाइड्रोलिसिस कह रहे हैं। बेटा स्टेरिफिकेशन की जब आप एक इक्वेशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा इंटर के अंदर CH3COOH प्लस C2H5OH मिल के बनाते हैं CH3COOC2H5 और प्लस वाटर। तो आज हम इसका रिवर्स पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, ईस्टर को ब्रेक कर देते हैं। तो हम यहाँ पर एक केमिकल ले रहे हैं CH3COOC2H5 और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर से। तो हमारे पास एक केमिकल बनता है, ये देखें CH3COO, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस स्पीशी पे पॉजिटिव होता है। इस तरह से इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। तो बेटा जब ये एसिटेट हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बना लेता है CH3COOH, डेट इज़ एसिटिक एसिड। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो कुछ और है। इसी तरह से C2H5 किससे मिलता है जाके OH के साथ, और ये क्या बना लेता है C2H5OH, डेट इज़ इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। मेरा आपको यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि कोई भी हाइड्रोलिसिस, कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रही हो, बेटा हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर की प्रेजेंस में किसी केमिकल को ब्रेक कर देना। जैसे अभी हमने वाटर लिया और इस केमिकल को ब्रेक कर दिया, तो बेटा वाटर की प्रेजेंस में जब हम किसी केमिकल को ब्रेक करते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस। साथ में pH चेंज होती है, वो एक अलग मैकेनिज्म है, वो हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। याद आपने यहाँ पे ये रखना है कि जो वाटर है, वाटर की कंसनट्रेशन रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब जो वाटर है उसकी क्वांटिटी आप थोड़ी लें या वाटर की क्वांटिटी आप ज़्यादा लें, वाटर की क्वांटिटी आप कम लें या ज़्यादा लें, रिएक्शन की स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट तो है, रिएक्टेंट तो है, इसको होना सेकेंड ऑर्डर चाहिए था लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर मैं dx/dt को सॉल्व करूँ तो बेटा dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स में एक क्या है CH3COOC2H5। इस केस को आपने लाजमी याद रखना है कि जब भी हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास जो केस है वाटर का, तो बेटा इस वाटर की कंसनट्रेशन जो है उससे रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए यहाँ पे मैं ज़ीरो मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप खुद देख लीजिए, ऑर्डर होना तो सेकंड चाहिए था, होना तो ये सेकंड ऑर्डर चाहिए था, लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर। वाटर की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए याद रखिएगा हमेशा हाइड्रोलिसिस में वाटर की कंसनट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो जब ये डिपेंड नहीं कर रहा तो 1 + 0, तो बेटा ये आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। होना ये सेकंड चाहिए था, है नहीं, होना ये सेकंड चाहिए था, इसलिए इसे हम कहते हैं सूडो। और अगर एक ही रिएक्टेंट होता तो ज़ाहिर फर्स्ट होता, लेकिन अभी होना सेकंड चाहिए था लेकिन है फर्स्ट, इसलिए आप इसे कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह से मैं आपको एक और इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये आपने पढ़ी होगी कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर होंगे तो SO2 जब ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारे पास एक केमिकल बनता है, डेट इज़ SO3। अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू SO2 इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 मेंशन है, और O2। अच्छा, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन यहाँ पर हम एक्सेस इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन हम यहाँ पर एक्सेस में इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता। इसका मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू से रिएक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप देखें, खुद आप देखें, तो ये होना 2 + 1 चाहिए था, तो होना तो ये थर्ड होना चाहिए था, लेकिन इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हम इस पर ज़ीरो वैल्यू डाल रहे हैं। तो होना क्योंकि थर्ड चाहिए था लेकिन है थर्ड नहीं, होना थर्ड चाहिए था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बेटा, सूडो सेकेंड ऑर्डर।
तो याद रखिएगा कि जब भी हम एक्सेस ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं तो वो रेट इक्वेशन में काउंट नहीं होती, और जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फिर उसका वाटर काउंट नहीं होता। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा एक न्यूमेरिकल आपके सामने है और इसमें वो आपसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकाला है फ्रॉम द गिवन डेटा, और इसके अंदर आपको एक डेटा दिया हुआ है जो कि 4 एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। इसमें ए बी सी की कंसनट्रेशंस को दिखाया गया है और साथ में रेट को दिखाया गया है। तो बेटा आपने काम कैसे करना है, आपने इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आप dx/dt के लिए काम करेंगे। सो dx/dt इक्वल के, और अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले वाले के लिए आप क्या करेंगे कि पहले वाले को दूसरे वाले से देखेंगे। पहली वाली रिएक्टेंट के लिए आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को दूसरे से देखेंगे। तो बेटा 0.2 से अगर हम 0.4 में जाना चाहते हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। इसी तरह से आप रेट भी देखेंगे। तो बेटा पहले और दूसरे वाले रेट को देखेंगे तो 1 से 2 में जाने के लिए ज़ाहिर है किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट और रेट सेम वैल्यू पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू को एज इट इज़ उतार देंगे, कोई स्क्वायर या कोई वैल्यू के ऊपर पावर नहीं आएगी। अब बी के लिए आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो बेटा 0.2 से 0.4 में आने के लिए ज़ाहिर है अभी भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ भी आप क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, दूसरी वैल्यू से। तो बेटा 1 को 4 बनाने के लिए अब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओहो, पहली वाली अगर हम ए की वैल्यू बी की वैल्यू देखें तो 0.2 को 0.4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ देखें 1 से 4 पे, तो 1 को 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओहो, वैल्यू डबल, वैल्यू में डबल का फ़र्क है। तो अब आप क्या करेंगे, बी लिख के बी पर स्क्वायर मेंशन कर देंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आपको एक दफ़ा में नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आप इसे रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए। इसी तरह से सी के लिए आखिरी रिएक्टेंट के लिए पहली वाली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से देखेंगे। तो 0.2 से 0.4 हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। यहाँ भी आप पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से देखेंगे, तो बेटा 1 से 1 ही रहा। ओहो, इसका मतलब नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं आया। देख रहे हैं रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, 0.2 से 0.4 कर दिया, लेकिन रेट पर तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। इसका मतलब रेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सी पर 0। अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखें तो बेटा 1 + 2 + 0, यही है ना एक्सपोनेंट्स, तो थर्ड ऑर्डर आ रहा है, थर्ड ऑर्डर। लेकिन एक और बात, आना तो ये फोर्थ ऑर्डर चाहिए था, लेकिन जैसे 1 2 और +1, तो बेटा आना फोर्थ ऑर्डर चाहिए था, जबकि फोर्थ ऑर्डर होता ही नहीं है। और तो अब आप इसमें क्या करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू 0 है। याद है पहले भी हमने 2 केसेस ऐसे डिस्कस किए जिसमें वैल्यू 0 थी, तो फिर हम इसे सिर्फ वो ऑर्डर नहीं कहते थे, उसके साथ हम एक सूडो का वर्ड लगा देते थे। तो बेटा ये थर्ड ऑर्डर नहीं है, इट इज़ अ सूडो थर्ड ऑर्डर। एक न्यूमेरिकल हम इसका और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और क्लेरिफाई हो जाए अच्छे से। बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको 2 रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो पहली वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो 0.4 से 0.4 ही रहा है, यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं आया। लेकिन अगर हम तीसरी वाली वैल्यू देखें तो हाँ ये 0.8 हो गया। इसका मतलब अब आपको पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वहाँ तो चेंज ही नहीं आ रहा। अब आप पहली वैल्यू को तीसरी वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो बेटा 0.4 से 0.8 में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसी तरह से आप रेट में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ आपने पहली को तीसरे से कंपेयर किया, तो रेट में भी पहली को तीसरे से कंपेयर करेंगे। तो बेटा 5 से वैल्यू हो गई 20। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 20 आएगा, तो बेटा 5 4 से 20। इसका मतलब काम डबल हो रहा है। देखें यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। सो dx/dt इज़ इक्विवेलेंट टू k। और अब आप क्योंकि डबल हो रहा है काम, तो n ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। आगे चलिए, ऑक्सीजन की वैल्यू देखें अगर दूसरे वाले भी तो डबल हो रही है। सो 0.4 से 0.8 हो गया, हाँ किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब आप रेट में भी पहले को दूसरे से देखेंगे, तो बेटा 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, जो 10 हो गया, 2 से। इसका मतलब काम सेम है, तो ऑक्सीजन की वैल्यू लिख के बस हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई कहीं पे स्क्वायर नहीं लगेगा। सो अगर हम इससे देखें तो बेटा 2 + 1, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 + 1 किसके बराबर होते हैं, थर्ड। तो बेटा ये भी कौन सा ऑर्डर है, थर्ड। वो सूडो थर्ड ऑर्डर था, ये सिर्फ थर्ड ऑर्डर है। अच्छा बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि हमें सक्सेसफुल कॉलिजन के लिए चाहिए होती है। लिखा हुआ भी है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल कॉलिजन। अच्छा अब
ज़ाहिर है वो एनर्जी जो कि सक्सेसफुल कॉलिजन के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेसफुल कॉलिजन क्या होता है ये भी तो बताओ बेटा। सक्सेसफुल कॉलिजन देखें, साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा ये रजिस्टर पे। सक्सेसफुल कॉलिजन वो कॉलिजन होता है जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, याद रखिएगा। सक्सेसफुल कॉलिजन वो कॉलिजन होता है जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। कॉलिजन हम टकराव को कहते हैं। तो बेटा जब रिएक्टेंट एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी से टकराते हैं तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है इंटरनल एनर्जी, द एनर्जी दैट पोजेसेस द रिएक्टेंट बिफोर स्टार्टिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्शन के पास जितनी एनर्जी होती है उसे हम उसकी इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ग्राफ से भी एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो आपको पेपर में ग्राफ भी दे सकता है। फिर वो आपसे कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो बेटा थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है कि देखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली टोटल एनर्जी है, ठीक है, टोटल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी जो उसके पास पहले से थी। तो जो एनर्जी उसके पास पहले से थी उसके अंदर जो एनर्जी आप अब उसे दे रहे वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। तो इंटरनल और एक्टिवेशन मिलके क्या बनाते हैं, थ्रेशोल्ड। अभी मैं ग्राफ से एक्सप्लेन करूँगा तो ये आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो बेटा थ्रेशोल्ड और इंटरनल एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, इंटरनल एनर्जी कम होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में और इंटरनल एनर्जी में कितनी एनर्जी का फ़र्क है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो अगर मैं ग्राफ आपके सामने यहाँ पर प्लॉट करूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ आपके सामने यहाँ पर प्लॉट करूँ जो कि वाई एक्सिस पर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एनर्जी, जैसे मैंने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ वैसा ही ग्राफ है। और जो है हम एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्टेंट्स हैं जो कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर रहे हैं और फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट जब खास अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर लेता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, अगर आप इस रिएक्टेंट को देखें तो बेटा इस रिएक्टेंट की एनर्जी ज़ीरो नहीं है। अगर इस रिएक्टेंट की एनर्जी ज़ीरो होती तो ग्राफ में यहाँ पे नहीं बनता, यहाँ पे बनता। इसका मतलब ये इसकी कोई ना कोई एनर्जी है पहले से ही, और जो एनर्जी इसकी पहले से है तो बेटा इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। तो ये तो हो गई EI, इंटरनल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि इसे चाहिए रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, तो बेटा इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम सम अप कर दें, इसका मतलब ये टोटल एनर्जी, तो बेटा ये कहलाती है थ्रेशोल्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, उसके पास जो एनर्जी पहले से थी, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ पर पॉजिटिव में है और अगर इसको मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो थ्रेशोल्ड में से जब इंटरनल एनर्जी निकल जाती है तो वो किसके बराबर आती है, एक्टिवेशन एनर्जी के। तो यहाँ पे यही तो वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन थ्रेशोल्ड एंड इंटरनल एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं। अच्छा बेटा, इसके दो न्यूमेरिकल्स हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। वो आपसे कह रहा है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन A arrow B, the threshold energy of the reaction is 31 किलोजूल पर मोल। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें कितनी दी हुई है, 31 किलोजूल पर मोल। फिर वो आपसे कह रहा है कि एवरेज इंटरनल एनर्जी इसका मतलब EI इज 12 किलोजूल पर मोल। और कह रहा है कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमें मालूम करनी है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको कितनी गिवन है, 31, और इंटरनल एनर्जी आपको कितनी गिवन है, 12। तो बेटा इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत आसान सी है। 31 में से 12 आप निकाल दें तो ये बच जाएंगे 19। तो आंसर आसान सा था, 19 किलोजूल पर मोल। सेकेंड न्यूमेरिकल को भी देख लीजिए। वो आपसे कह रहा है फॉर द केमिकल रिएक्शन A arrow B, दिस इज़ द बकवास। वो कह रहा था इंटरनल एनर्जी वो आपको कितनी दे रहा है अब, 347। एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी वो आपको कितनी दे रहा है,
573 और वो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमें मालूम करनी है। फॉर्मूला आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होती है थ्रेशोल्ड माइनस इंटरनल। तो बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी आपके पास कितनी है 573 और इंटरनल एनर्जी आपके पास कितनी है 347। सो इसको सिंपल हम सॉल्व कर देते हैं 573 माइनस 347। तो बेटा 3 में से 7 तो जा नहीं सकते, तो ये इसको कैंसिल करना पड़ेगा, 6 बचेंगे तो ये 13 हो जाएंगे। तो बेटा 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो भी 2 बचेगा। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 226, दैट इज़ किलो जूल पर मोल। अच्छा बेटा, अब न्यूमेरिकल्स के बाद थ्रेशोल्ड के हवाले से या कॉलिजन के हवाले से मैं आपको कुछ बातें और बता रहा हूँ MCQs के लिए, वो आपने याद रखनी है। इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इफ़ेक्टिव कॉलिजन के लिए चाहिए होती है। इसका मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन के पास वो एनर्जी जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए हो, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बेटा याद रखिएगा एक बात कि अगर केमिकल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, इसका मतलब वो एनर्जी इफ़ेक्टिव कॉलिजन के लिए कम है, तो जाहिर है फिर आपका जो कॉलिजन होगा वो अनइफेक्टिव होगा। इट इज़ फॉर अनइफेक्टिव कॉलिजन, रिजल्ट आपका अनइफेक्टिव कॉलिजन आएगा। लेकिन अगर आपकी एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर है तो फिर जाहिर है कौन सा कॉलिजन होगा, इफेक्टिव कॉलिजन होगा। क्योंकि डेफिनेशन में भी हमने यही पढ़ा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि इफेक्टिव कॉलिजन के लिए चाहिए होती है। इफेक्टिव कॉलिजन क्या होता है, वो कॉलिजन जिस पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो बेटा अगर इतनी एनर्जी है तो ज़ाहिर इफेक्टिव कॉलिजन होगा, और अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो ज़ाहिर है अनइफेक्टिव कॉलिजन होगा या इनइफेक्टिव कॉलिजन होगा। अच्छा, अब एक और बात आपने याद रखनी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एक्टिवेशन एनर्जी के। अगर केमिकल की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो उसका रेट कम होगा। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है वो रिएक्शन स्लो होते हैं, लेकिन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो रिएक्शंस कैसे होते हैं, फास्ट होते हैं। क्योंकि अगर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो जाहिर है वो रिएक्शन स्लो हो रहा होगा, लेकिन अगर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कम एनर्जी चाहिए तो वो जल्दी से एनर्जी को गेन करके स्टार्ट हो जाएगा, तो वो रिएक्शन फास्ट होगा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, डेट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें हम सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्योंकि एक चीज़ बताई है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा अब मैं 2 रिएक्टेंट्स की एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ, एक NO है और एक CO है। इन दोनों का ही हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो एक आपके पास बनाती है NO2 और एक आपके पास बनाती है CO2। और अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। देखो इक्वेशन को बैलेंस करना यहाँ पर हमारा काम नहीं है, हमारा काम है नेचर ऑफ रिएक्टेंट को डिस्कस करना। तो मैं फोकस ही नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कर रहा हूँ, इक्वेशन पे मैं फोकस कर ही नहीं रहा हूँ कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं कैसे नहीं करते हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप मुन्ने नहीं हैं, आप बड़े हो गए हैं अब। अगर मैं इन दोनों रिएक्टेंट्स को देखूँ तो इनमें से ये वाला जो रिएक्टेंट है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। अब होगा क्या, क्योंकि बेटा इस NO की एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो वो जल्दी से एनर्जी गेन करके ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और रिएक्शन इसके नतीजे में क्या होगा, फास्ट। लेकिन अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए स्टार्ट होने के लिए, रिएक्शन प्रोसीड करवाने के लिए। तो ज़ाहिर है वो काफ़ी देर तक तो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करेगा और उसके लिए रिएक्शन को इनिशिएट करवाना मुश्किल होगा। तो ये रिएक्शन कैसा होगा, स्लो। तो एक ही जैसे रिएक्टेंट हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, O2 से इसको भी रिएक्शन करा रहे हैं, O2 से इसको भी रिएक्शन करा रहे हैं, प्रोडक्ट भी सेम तरह का बन रहा है, बस N की जगह पे O है। यहाँ भी देखें सेम प्रोडक्ट है, बस N की जगह पे O है, फिर भी इतना डिफरेंस। तो रिएक्टेंट्स की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है या ज़्यादा है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी उनकी कम होगी तो ज़ाहिर है वो जल्दी रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, जल्दी जल्दी कॉलिजन होगी, तो वो रिएक्शन फास्ट हो रहा होगा। और अगर उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उन्हें इफ़ेक्टिव कॉलिजन्स के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो ज़ाहिर है उनका जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, स्लो होगा।
उसके बाद हम एक और फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ कंसंट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे एमसीक्यूज आते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, कंसंट्रेशन, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी dx बाई dt की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। अब आपने याद क्या रखना है, अगर अगर आपका जो रेट है dx बाई dt है और उस पर आपके पास जो a है वो बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही लिखा है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब उसके ऊपर 1 है। सो अगर हम a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा बेटा dx बाई dt भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बाई dt भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। लेकिन अगर dx बाई dt, पहला केस, दूसरा केस, अगर dx बाई dt a के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और a पर स्क्वायर है, तो अब जब आप a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू पर स्क्वायर है तो ये जब स्क्वायर 2 से, ये जब 2 का स्क्वायर निकलेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो dx बाई dt को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है। अगर a पर क्यूब लगा हुआ है तो, और अगर आप a की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा a का जब आप 2 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो जब आप 2 का क्यूब निकालेंगे, 2 का क्यूब निकालने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो बेटा 4 आएगा। तो dx बाई dt को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। अच्छा, इसी तरह से आगे चलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है a और b पे डिपेंड करता हुआ। दिस इज़ द केस नंबर 4। तो बेटा अगर आप a और b दोनों की वैल्यूज़ को क्या कर दें, डबल, 2 से मल्टीप्लाई, तो याद आपने रखना है कि dx बाई dt किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। क्यों, क्योंकि 2 टाइम्स ये बढ़ा रहे हैं और 2 टाइम्स ये बढ़ा रहे हैं, तो टोटल इफेक्ट कितना आएगा, 4 टाइम्स। इसी तरह से अगर एक पर स्क्वायर है और दूसरे पे नहीं है, और अगर आप दोनों की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, तो बेटा जब a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 4 तो जब ही आ जाएगा, और जब आप b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर क्योंकि स्क्वायर नहीं तो सिर्फ इफेक्ट 2 टाइम्स ही आएगा। तो बेटा a की वजह से 2 का स्क्वायर जब निकलेगा तो 4 आएगा, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, और b को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx बाई dt भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ओवरऑल dx बाई dt किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से। अच्छा, इसका एक आखिरी केस देख लीजिए कि बेटा अगर 3 रिएक्टेंट्स हैं और अगर मैं तीनों की वैल्यूज़ को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, तो बेटा ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, तो dx बाई dt किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। ठीक है। अच्छा, एक केस मैं आपके लिए और बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा केस है कि बेटा a पर 0 लगा हुआ है और वो आपसे बोलता है कि इफ़ a की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो बेटा ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि ज़ीरो ऑर्डर है, और ज़ीरो ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन बढ़ती है उससे dx बाई dt पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेटा dx बाई dt क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब आप उसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ है a0 b2 और c0, और अगर आप इन सब को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब a को भी, b को भी और c को भी, इन सब को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा जब a 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है a पर तो डिपेंड ही नहीं करेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब c 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब b 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर है 2 का जब स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि इस वैल्यू पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2 का जब स्क्वायर निकलेगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 4। तो
तो इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये कंसंट्रेशन का एक इफेक्ट था। तो अब इसके लिहाज से मैं एक MCQs आपको करा देता हूँ। बेटा इस MCQs में वो आपसे कह रहा है, उसने आपको एक रेट इक्वेशन दी हुई है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर और B, और पहले स्टेटमेंट में वो आपसे कह रहा है कि बेटा अगर A की वैल्यू को डबल करेंगे, और आपको पता है A की वैल्यू अगर डबल होगी तो रेट पर 4 टाइम्स इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं यहाँ समझ जाता हूँ कि A की वैल्यू को डबल करने का मतलब 4 टाइम्स, और कांस्टेंट B की वैल्यू कांस्टेंट है, तो B की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब हम किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो बेटा अगर A की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट कितना आना चाहिए, 4 टाइम्स। हाँ ठीक है, 4 टाइम्स ही आ रहा है, तो बेटा पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरे ऑप्शन में वो आपसे कह रहा है कि A की वैल्यू अगर कांस्टेंट है और अगर हम B की वैल्यू को डबल कर रहे हैं, तो बेटा B की पर कोई स्क्वायर नहीं है, तो B की वैल्यू को अगर हम डबल करते हैं तो रेट भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 2 दफ़ा होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर है 2। फिर वो आपसे कह रहा है कि A की वैल्यू अगर कांस्टेंट है और B की वैल्यू हम डबल कर रहे हैं, तो बेटा B की वैल्यू अगर डबल हो रही है तो अगेन आपको पता है कि आंसर कितना आना चाहिए, 2। यहाँ पर 8 आ रहा है, गलत है। अगर A की वैल्यू को हम डबल करते हैं तो बेटा वैल्यू 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगी क्योंकि A पर स्क्वायर लगा हुआ है, और B की वैल्यू को अगर हम हाफ़ करते हैं तो अब हाफ़ देखें, जब हम डबल कर रहे थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम हाफ़ कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा देखिए कि एक दफ़ा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक दफ़ा आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इफेक्ट आपके पास कितना आना चाहिए, 2 टाइम्स, लेकिन आपके पास कितना रहा है, 8 टाइम्स। तो बेटा इसका पहला आंसर ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही आसान सा सवाल था, बिल्कुल बकवास। अच्छा बेटा, ऑलरेडी हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास एक और फैक्टर है, डेट इज़ सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया के लिए याद हो रहना चाहिए कि पहली चीज़ कि आपके पास जो रिएक्शन है वो हीट्रोजाइगस होना चाहिए। बेटा हीट्रोजाइगस रिएक्शंस क्या होते हैं, हीट्रोजाइगस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ़िज़िकल स्टेट्स अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर A + B मिलके बना रहे हैं C, तो बेटा अगर A सॉलिड है तो B भी फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड है तो C सॉलिड नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किसी एक चीज़ की फ़िज़िकल स्टेट अगर अलग है तो फिर इन रिएक्शंस को हम कहते हैं हीट्रोजाइगस रिएक्शंस, और अगर सबकी फिजिकल स्टेट सेम है तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस रिएक्शन। इसका मतलब A B C तीनों अगर सॉलिड्स होते हैं तो ये रिएक्शन कहलाता है होमोजाइगस, लेकिन क्योंकि तीनों की फिजिकल स्टेट अलग है तो इसलिए हम इसे किसका नाम देंगे, हीट्रोजाइगस। तो बेटा हीट्रोजाइगस रिएक्शंस के अंदर याद आपने क्या रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, dx/dt। तो बेटा वो dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू सरफेस एरिया, कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा इंटर केमिस्ट्री के अंदर कि जब भी हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो हमारे पास एक केमिकल बनता है, डेट इज जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। बेटा इक्वेशन को समझाना इस वक्त मेरा यहाँ पर काम नहीं है, मेरा काम है कि आपको सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सो सरफेस एरिया से किस तरह से रिलेट कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसी जिंक, ये जो मेरे पास जिंक है, इसका मैं इतना बड़ा टुकड़ा लूँ एक जिंक का, तो ज़ाहिर है जिंक का इस टुकड़े के ऊपर जब मैं HCl गिराऊंगा तो देखें सिर्फ यहाँ पर HCl गिरेगा और कॉलिजन सिर्फ यहाँ पर होगा, तो रिएक्शन भी कम है। इसे हम कहते हैं चंक्स ऑफ जिंक। इसका मतलब अगर मैं चंक्स लूँ, जिंक के चंक्स लूँ, तो चंक्स का एरिया, सरफेस एरिया कम होता है। देखिए ना, सरफेस एरिया कम है तो dx/dt भी कम होगा। लेकिन अगर मैं जिंक पाउडर ले लूँ, इसी को अगर मैं पाउडर कर दूँ, तो ज़ाहिर है पाउडर तो फैला हुआ होता है, पाउडर तो फैला हुआ होगा। अब मैं इस पर HCl गिराऊंगा तो देख लीजिए ज़्यादा कॉलिजन के चांसेस हैं क्योंकि सरफेस पे ज़्यादा पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। तो पाउडर्ड जिंक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिंक डस्ट। तो बेटा जिंक डस्ट, मैं जिंक की बात कर रहा हूँ, हम जिंक पाउडर भी कहते हैं और डस्ट भी कहते हैं। तो बेटा जब जिंक डस्ट का क्योंकि एरिया ज़्यादा है इसलिए कॉलिजन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका dx/dt भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने से, और सरफेस एरिया बढ़ेगा कैसे, किसी भी सॉलिड को जब आप पाउडर में कन्वर्ट कर दें तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जब भी आप किसी पार्टिकल्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस पर ज़्यादा पार्टिकल्स आएंगे तो रिएक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अच्छा बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अब हमारे पास अगली हेडिंग है टेम्परेचर की।
तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी रिएक्शन का रेट बढ़ता है। वी नो डैट कि dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ज़ाहिर है वो मटेरियल एनर्जेटिक हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ज़ाहिर है मॉलिक्यूल्स की कॉलिजन भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जब भी तो एक फार्मूला बना कि काइनेटिक एनर्जी इज़ बराबर 1/2 mv², हाफ mv² के बराबर होता है। सो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इसका मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की स्पीड भी बढ़ेगी। ओहो, अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो कॉलिजन के चांसेस बढ़ेंगे, और अगर कॉलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी। तो इन शॉर्ट इतना लंबा चौड़ा याद करने से बेहतर है आप बस इतना याद रख लीजिए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से रिएक्शन का रेट भी बढ़ता है। आपने देखा है ना, लैब में कभी आप काम कर रहे होंगे तो जब हमारे पास रिएक्शन नहीं होता तो उसे हम गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब को, तो जब हम टेस्ट ट्यूब को गर्म करते हैं तो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। खैर इंटर में तो आपको क्या ही प्रैक्टिकल करवाते हैं, बस सिर्फ आपको, क्योंकि आप मुन्ने होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो सिर्फ आपको वो खुद ही दिखा देते हैं काफ़ी सारी चीज़ें और बहुत आसान आसान प्रैक्टिकल्स आपको करा देते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे तो अक्सर चीज़ों को आप गर्म कर रहे होंगे, तो जैसे ही आप पार्टिकल्स को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स अपने आप को रिएक्ट करना स्टार्ट करवा देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कॉलिजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब एक रूल है जिसे हम कहते हैं थम्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। थम्स रूल के अंदर बेटा आपने याद क्या रखना है, थम्स रूल्स आपसे ये कहता है कि अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें, अगर आप मटेरियल का 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें तो बेटा dx/dt भी क्या हो जाएगा, डबल। अच्छा याद रखिएगा, अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 10 ही केल्विन भी बढ़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को जब मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें 273 ऐड कर दूंगा, तो ये आंसर मेरे पास आएगा 300 केल्विन। और अगर मैं इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दूं, इसका मतलब 27 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, तो बेटा जब इसमें 273 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 3110। ओहो, इसका मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 10 केल्विन बढ़ेगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं या 10 केल्विन बढ़ाएं, बात तो एक ही है। तो जब भी हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास जो dx/dt की वैल्यू है वो डबल हो जाती है। इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ, एक MCQ समझ लीजिए, न्यूमेरिकल समझ लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है इफ़ द रेट इज़ x, बेटा रेट जो है वो x है, कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब हम समझ गए कि जब हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो जो रेट था वो x के बराबर था। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कह रहा है ना व्हाट विल बी द रेट। तो अब आप मुझे रेट बता दीजिए कब, जब टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट क्या होगा। अब हमने कितनी दफ़ा डबल किया है, 10 दफ़ा डबल किया है, ऐसा ही है। हमने मटेरियल के टेम्परेचर को कितनी दफ़ा डबल किया है, जितनी भी 10 को हमने पहले 20 करा, फिर 20 से 30, 30 से 40, फिर इस तरह से। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वैल्यू है वो x है, ठीक है। तो बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू कितनी होगी, 2x, क्योंकि हमें पता है डबल हो जाता है रेट। इसी तरह से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू क्या होगी, 4x। इसी तरह से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू क्या होगी, 8x। और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू क्या होगी, 16x। ओहो, इसी तरह से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैल्यू कितनी होगी, 32x। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब इसका डबल कर दें, 64x। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 128x, क्योंकि 64 का डबल करेंगे तो 128 होते हैं। 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 256, 256x। ओ, और इसी तरह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 512x। तो बेटा अगर इस पर अगर आप स्टिशियोमेट्री अप्लाई कर देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा, इस पर आपने स्टिशियोमेट्री अप्लाई नहीं करनी। जिस तरह से ये क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाया एग्ज़ाम के अंदर भी, अगर थम्स रूल आता है
वो आपसे कहता है कि टेम्परेचर को हमने इतना बढ़ा दिया तो रेट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो याद रखिएगा आपने यही मेथड फॉलो करना है, बिल्कुल एज इट इज़। अच्छा बेटा, एक और फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5, रेडिएशन। तो रेडिएशंस के अंदर हम ऑलरेडी ये सब मैंने आपको ज़ीरो ऑर्डर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा ऐसे रिएक्शंस जो कि रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और जिनका ऑर्डर क्या होता है, ज़ीरो ऑर्डर, जिनका रेट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेट उनका फ्रिक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी को कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो रेडिएशंस पर जो भी इफेक्ट था वो तो मैंने आपको फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ही समझा दिया था। तो इस रेडिएशंस वाले इफेक्ट को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसे पढ़ चुके हैं। तब हम डायरेक्ट अपना अगला फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ कैटलिस्ट, ठीक है। बेटा कैटलिस्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा केमिकल जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दे। इसका मतलब किसी भी केमिकल के ऐड होने की वजह से या तो रिएक्शन स्लो हो जाता है या फिर रिएक्शन फास्ट हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं कैटलिस्ट का। अच्छा, कैटलिस्ट की 4 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, पहले आप उसे देख लें। बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऐसा कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। अब होता क्या है कि असल में ये एक्चुअली करता क्या है कि ये नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स को बढ़ा देता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन भी नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स पर डिपेंड करता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स को बढ़ा देता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में जो लिखी है एग्ज़ाम के अंदर भी आप वही लिखेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत सारे टीचर्स भी आपसे यही कहते हैं और इंटर का सिलेबस भी आपसे यही कहता है कि कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। और एनटीएस में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है और उन्होंने कम होते हुए दिखाया भी है। जबकि याद रखिएगा मेरी बात कि ये सिर्फ आपने पेपर्स तक याद रखना है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब याद आपने क्या रखना है एग्ज़ाम्स के बाद कि बेटा जो कैटलिस्ट होता है वो ऑल्टरनेटिव पाथवे चूज़ करता है। इसका मतलब वो रिएक्शन को उस पाथवे से लेके ही नहीं जाता जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। रिएक्शन को हम ऐसे पाथवे से करवा रहे होते हैं जहाँ पर हमें कम एनर्जी चाहिए। बेटा याद रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। और एनटीएस के एग्ज़ाम के अंदर भी क्वेश्चन आया तो वहाँ पे भी अभी मेंशन करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या करता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ऑल्टरनेटिव पाथवे चूज़ करता है और उस ऑल्टरनेटिव पाथवे की एनर्जी कम होती है। तो जिस पाथवे पर हम हैं उसकी एनर्जी तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो इसके अलावा जो पाथवे है उसकी एनर्जी, हम एक ऐसा पाथवे ले रहे हैं जिसकी एनर्जी ऑलरेडी कम है, हम वो वाला पाथवे चूज़ कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी सिलेक्शन कम एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स ज़्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ जाती है। अच्छा, इसका एक एनटीएस के अंदर क्वेश्चन आया, मैं आपको दिखाता हूँ। एनटीएस वालों ने आपको एक ग्राफ दिया है, एनटीएस ने आपको एक ग्राफ दिया है, एक्स एक्सिस पे उन्होंने रखी है एनर्जी, जैसे कि हम बहुत सारे ग्राफ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, वाई एक्सिस पर उन्होंने रखा है प्रोग्रेस, सॉरी वाई एक्सिस पे उन्होंने एनर्जी रखी है और एक्स एक्सिस पे उन्होंने रखी है प्रोग्रेस। और उन्होंने शो किया है कि एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक बात। और फिर उन्होंने एक डॉटेड लाइंस में एक स्ट्रक्चर शो किया है और उन्होंने जाके इसको इससे मिला दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई देखें, ये वो एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी है। और अगर हम यहाँ देखें तो देखें यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये किसे शो कर रही हैं। तो बेटा या फिर ये ए, फॉर एग्जांपल इसे उन्होंने पॉइंट का नाम दे दिया ए का, तो वो कह रहे हैं पॉइंट ए किसे शो कर रहा है। तो बेटा पॉइंट ए यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट को शो कर रहा है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है। अच्छा, अगर वो ऐसा नहीं देते क्वेश्चन, ठीक है, अगर वो क्या करते, अगर वो
डॉटेड लाइन्स इससे ऊपर बना देते, और फॉर एग्जांपल वो इसे नाम देते थे ए का, लेकिन अभी तो मैंने इसे ए को पहले से ही नाम दिया हुआ है, तो इसे फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं बी का। तो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा रहा है उल्टा। देखें, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, लेकिन अब एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो गई, इतनी। तो इस पॉइंट को हम किसका नाम देंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे नेगेटिव कैटलिस्ट का। तो बेटा पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, जो हमें याद रखना है, फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंगली मजबूरी है। और नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो नेगेटिव कैटलिस्ट का काम होता एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दे। और जब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स नहीं होंगे। तो बेटा अगर नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स कम होंगे तो हम यही कहेंगे कि dx/dt, इसका मतलब रिएक्शन का रेट भी कम होगा। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, डेट इज़ बायो कैटलिस्ट। तो बेटा बायो कैटलिस्ट बोलें या आप इसे इंजाइम बोलें, बात एक ही है। अच्छा, बायो कैटलिस्ट को हम इंजाइम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये ख़मीर में डिस्कवर हुए थे। तो ईएन का मतलब होता है आईएन और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। क्योंकि सबसे पहले ये ख़मीर में डिस्कवर हुए थे, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं इंजाइम्स का। तो इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स प्रोटीनियस केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, बायो कैटलिस्ट। तो इंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट क्या हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अच्छा याद रखिएगा, हमेशा नहीं होते, हमेशा प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते। बहुत सारे टीचर आपको ये कहते हैं कि इंजाइम्स हमेशा प्रोटीनियस नेचर के। तो एक टीचर का मैंने लेक्चर भी देखा है, तो वो भी कह रहे थे कि इंजाइम ऑलवेज प्रोटीनियस नेचर। तो याद रखिएगा बेटा, इंजाइम्स हमेशा प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते, कभी कभी इनके अंदर आरएनए भी इंक्लूड होता है, जिसे हम कहते हैं राइबोजाइम। तो हमेशा एंजाइम्स प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो कि नॉन प्रोटीनियस नेचर के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। अच्छा, जिसकी मैं 2 एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। एक एग्जांपल है इसकी पेप्सिन, जिसे पीएच चाहिए होती है ऑलमोस्ट 1.4, 1.6, ठीक है, 1.4 to 1.6। एक और केमिकल है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। इसी तरह से ट्रिप्सिन की जो पीएच होती है वो पीएच होती है 8.2। सो ये दोनों बायो कैटलिस्ट हैं, इंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काम करते हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन डाइजेशन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन भी क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट तो करता है, लेकिन करता कहाँ है, स्टमक के अंदर। तो बेटा स्टमक के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है वो पेप्सिन की वजह से होती है, और स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो प्रोटीन डाइजेस्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, वो ट्रिप्सिन की वजह से होती है। सो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको इसकी दी हैं विद स्पेसिफिक पीएच। अब हमारे पास एक और टाइप है कैटलिस्ट की, जिसे हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या है कि आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, आप जो रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है प्रोडक्ट तो बनेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट नेचर का है तो फिर उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। इसका मतलब कैटलिस्ट हम नहीं डाल रहे, कैटलिस्ट खुद ब खुद बन रहा है। सो वी कैन से दैट इफ़ वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्ट एज, अगर आपका कोई प्रोडक्ट कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है तो बेटा उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। अच्छा याद रखिएगा, कैटलिस्ट के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैटलिस्ट वर नेवर कंज्यूम्ड। कैटलिस्ट जो है वो कंज्यूम नहीं होता बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन के अंदर वापस रिकवर हो जाता है। कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, कैटलिस्ट कभी भी चेंज नहीं होता रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर एक कैटलिस्ट आपके पास प्रोडक्ट के अंदर बन रहा है तो फिर उस कैटलिस्ट को हम कहते हैं ऑटो कैटलिस्ट। जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर टाइट्रेशन की होगी, सो आपने ब्यूरेट के अंदर केमनोफोर लिया होगा, प्लस आपने पिपेट से सल्फ्यूरिक एसिड डाला होगा, और पिपेट आउट आप कर रहे होंगे 10 ml CH2CO4। फर्स्ट ईयर टाइट्रेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केमनोफोर बेस्ड जो टाइट्रेशन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। वहाँ पर आपके पास एक केमिकल बना होगा डेट इज़ MnSO4, और इसके अलावा आपके पास बनता है पोटेशियम सल्फेट, इसके अलावा आपके पास बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा आपके पास बनता है वाटर।
तो बेटा ये जो केमिकल है ना मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, या यहाँ पर कभी कभी बनता है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये किस नेचर का है, ये कैटलिस्ट नेचर का है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट कैटलिस्ट बन रहा है, सो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड हो गया है और फिलहाल अगली वीडियो के अंदर हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।